Hello दोस्तों, good morning. So let us begin with the subject of Module 2, Paper 4, Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence. So देवी और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अभी तक के मॉड्यूल 2 का सीआर का सब्जेक्ट हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था. ड्यू डिलीजेंस, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट और ड्यू डिलीजेंस का सब्जेक्ट अपन ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया. ठीक है, सो क्योंकि टैक्स का बाकी भी बैचेस चल रही थी तो इसके कारण स्केड्यूल फिट नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ. लेकिन चिंता मत करना, ये सब्जेक्ट कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स काफ़ी आसान है, पढ़ने में भी मज़ा आता है और स्कोरिंग के लिए भी अच्छा है. ठीक है, सो अगर आप पूछे सर मॉड्यूल 2 में एग्रीगेट के लिए अगर कोई सब्जेक्ट हमें हेल्प करेगा तो कौन सा सब्जेक्ट हेल्प करेगा, तो ये सब्जेक्ट है. ठीक है, सो सीआर अनडाउटेडली सीआर भी अच्छा सब्जेक्ट है. मैं ऐसे नहीं कहता सीआर अच्छा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन सीआर बहुत वास्ट है, काफ़ी वास्ट है और कई सारी चीज़ें आपको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, रिवीजन करते वक्त मुश्किल हो सकता है. ठीक है, सो सीआर में पासिंग नंबर तो आ जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो एग्जाम्शन के लिए या एग्रीगेट बनाने के लिए जो अपने को मार्क्स चाहिए होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट तो 3 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको एग्जाम्शन आना चाहिए. तो ये सब्जेक्ट आपको एग्जाम्शन दिलवा सकता है. ठीक है, इसके लिए इसको आराम से अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है, चलो. सो यानी इसमें अगर एफर्ट्स अगर चाहिए तो सीआर के एग्जैक्टली 50% एफर्ट्स इसके लिए लगते हैं. तो सीआर के लिए अगर हमें 100 रुपीज़ के एफर्ट्स चाहिए तो इसके लिए सिर्फ 50 रुपीज़ के एफर्ट्स में ज़्यादा मार्क है. ठीक है, तो हम हमारे स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ना, ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फेवरेबल है. ठीक है, चलो. सो आइए करते हैं शुरुआत. तो जैसा कि हर एक सब्जेक्ट में मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट ने सीएस एग्जीक्यूटिव से लेके रादर सीएस ईईटी से लेके सीएस प्रोफेशनल तक हर एक सब्जेक्ट के 2 हिस्से बनाए हैं. तो वैसे भी ये सब्जेक्ट दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन, इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, रादर 2 पार्ट है. ठीक है, 2 या कह सकते 3 पार्ट भी है. पहला पार्ट सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस एंड मैनेजमेंट का है, दूसरा सेक्रेटरियल ऑडिट का है और तीसरा ड्यू डिलीजेंस का. हालांकि ड्यू डिलीजेंस का बहुत ही छोटा सा पार्ट है. ठीक है, ड्यू डिलीजेंस के महज 2 टॉपिक्स है, छोटे से, आखिरी में, एंड में. ठीक है, सो ब्रॉडली दिस सब्जेक्ट इज क्लासिफाइड इन 2 मेजर एंड 1 स्मॉल पार्ट. फर्स्ट पार्ट जिसके साथ हम डील करने वाले हैं वो है कंप्लायंस मैनेजमेंट. ठीक है, सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका वेटेज 40 मार्क का है. और दूसरा है सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस. अब ड्यू डिलीजेंस को वैसे अलग से पार्ट बना सकते हैं, लेकिन वो छोटा पार्ट होने की वजह से वो सेकेंड पार्ट में क्लब कर दिया है. ठीक है, जिसका वेटेज 60 मार्क्स का है. तो 40 नंबर कंप्लायंस पे आता है और 60 नंबर ऑडिट पे आता है. ओके, ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस पे आता है. चलो, सो पहले तो हम आपको सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ आइडिया दे देते हैं कि सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक है, और उसके बाद पहले कंप्लायंस मैनेजमेंट से शुरुआत करेंगे और उसके बाद ऑडिट की ओर मुड़ेंगे. ठीक है, सो सबसे पहला पार्ट जो है देवी और सज्जनों जो है कंप्लायंस मैनेजमेंट का, विच इज फॉर 40 मार्क्स. ओके, सो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं. जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं हम, तो बिजनेस शुरू करने के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक बिजनेस के लिए बहुत सारे एक्ट्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं. बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं. नॉट ओनली कंपनीज, अपार्ट फ्रॉम कंपनी छोड़ के कोई भी बिजनेस हो, प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, पार्टनरशिप कंसर्न हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो या फिर कंपनी हो, सभी के लिए कंप्लायंसेस है. ओके, तो ये कंप्लायंस करना जरूरी है क्या, इज इट नेसेसरी टू डू द कंप्लायंस. अब कई बिजनेसेस होते हैं जो कंप्लायंस करते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं अरे छोड़ दे, ये कंप्लायंस नहीं करते, क्या होगा देखा जाएगा. अब ये सब्जेक्ट आपको यही पढ़ाएगा कि कंप्लायंस क्या क्या होता है. पहले तो आपको पढ़ाएगा कौन कौन से कंप्लायंसेस होते हैं. दूसरी चीज आपको ये भी बताएगा अगर ये कंप्लायंस नहीं करोगे तो क्या भुगतना होगा आपको. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तक उनको ये नहीं बताया जाए कि ये कंप्लायंस का ग्रीवेंस क्या है, ये कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आपको क्या भुगतना पड़ेगा. ठीक है, जब ये उनको बताया जाता है तभी जाके उनको समझ में आता है यार ये कंप्लायंस की वजह से ये भुगतना पड़ता है, इसका मतलब ये कंप्लायंस बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो वाट लगेगी. ठीक है, सो ये पहला पार्ट आपको कंप्लायंस मैनेजमेंट यही पढ़ाएगा कि कंप्लायंसेस कौन कौन से और करना क्यों जरूरी है, 40 नंबर के लिए. ओके, अब खास करके एज फार एज सीएस कोर्सेज कंसर्न हम जो कंप्लायंसेस की बात करेंगे वो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड कंप्लायंसेस की हम बात करने वाले हैं. ठीक है, लेकिन उसके साथ डिस्कशन में मैं बाकी कंप्लायंसेस के बारे में भी आपको बता दूंगा. ओके, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट का अगर ओवरव्यू देना है तो व्हाट आर द वेरियस कंप्लायंसेस विच आर एप्लीकेबल फॉर कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट,
सेबी, या डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे टेलीकॉम कंपनी है तो टेलीकॉम कंपनी में बाकी भी कंप्लायंसेस होते हैं, ट्राई के रेगुलेशंस होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDA के रेगुलेशंस होते हैं। बैंकिंग कंपनी है तो RBI, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कंप्लायंसेस होते हैं। तो जो बिजनेसेस आप कर रहे हो उसमें कौन कौन से कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे और वो कंप्लायंस करने के लिए क्या सिस्टम बिठाना चाहिए, क्योंकि कंप्लायंस इज नॉट ए वन टाइम एक्ट। ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कंप्लायंस इज नॉट ए वन टाइम एक्ट, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंप्लायंस ऐसी चीज नहीं है जो एक बार की कहानी खत्म हो गई। कंप्लायंस ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंप्लायंसेस में बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में जो था, ठीक है, वो आज नहीं रहा। उस वक्त की जरूरत इकोनॉमी की, कंपनीज की और गवर्नमेंट की, ठीक है, अलग अलग थी। आज की जरूरतें अलग है, तो आज की जरूरतों के मुताबिक कंप्लायंसेस अलग होंगे। आने वाले और कुछ सालों के बाद कंप्लायंसेस अलग होंगे, ठीक है। सो एज पर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, द कंप्लायंसेस चेंज, ठीक है। सो ये कंप्लायंस के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, कंपनी ने क्या फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, तो क्या इसके लिए कोई सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, क्या कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, कोई प्लान बनाया जाता है, ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ठीक है, इसका रिपोर्टिंग कैसे होता है, देन कंप्लायंसेस अगर नहीं होते तो उसके लिए जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाती है, ये सारी चीजें आप पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कंप्लायंस मैनेजमेंट आपको ये बताने का काम, सिर्फ ये बताने का काम नहीं करेंगे कि कौन से कंप्लायंसेस है। कंप्लायंस मैनेजमेंट ये टॉपिक में आप जो भी 7, 8, 9 टॉप लेसन्स पढ़ने वाले हो उसमें ये नहीं पढ़ोगे सिर्फ कि हाँ कौन कौन से कंप्लायंसेस है, वो तो आप जान चुके हो यार। CS एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ तो पूरा ही पढ़ लिया, उसमें आपने सारे कंप्लायंस के बारे में तो पढ़ा ही है, ठीक है। साल में एक बार AGM तो होती है, बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, मिनट्स, एनुअल रिटर्न फाइलिंग करना, ठीक है। कुछ कुछ कंप्लायंसेस, रादर बहुत सारी कंप्लायंसेस के बारे में तो ऑलरेडी CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ चुके हैं, CS प्रोफेशनल में भी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो कंप्लायंसेस के बारे में कौन कौन से कंप्लायंस है, कौन से फॉर्म फाइल करने, ये आप जानते हो। तो ये टॉपिक में एग्जैक्टली ऐसे इंडिपेंडेंटली क्या पढ़ने वाले हो, ये सब्जेक्ट में आप इंडिपेंडेंटली क्या पढ़ने वाले हो, कौन कौन से कंप्लायंसेस है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। वो पार्ट रिलेवेंट भी नहीं है, बल्कि ये कंप्लायंसेस कैसे करवा के लिए जाता है, इसके लिए क्या सिस्टम बिठाया जाता है, कैसे बिठाया जाता है, ठीक है। सो ये पढ़ने वाले हो। देखो यहाँ पे कंप्लायंस ये सब्जेक्ट नहीं है, कंप्लायंस मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट है। हाउ टू गेट द कंप्लायंसेस डन, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज टू बी सेट फॉर गेटिंग द कंप्लायंस डन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन कैसे होगा, इन शॉर्ट एक परफेक्ट सिस्टम कैसे बिठाया जा सकता है कंप्लायंस के लिए, वो आप ये 40 नंबर के लिए पढ़ोगे, ओके। और ये सिस्टम बिठाने की जिम्मेदारी किसकी, बताओ, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है। कंप्लायंस मैनेजमेंट इज टोटली द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, CS का रोल है, ठीक है। यानी किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ठीक है, सो इनको कुछ कंप्लायंसेस के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। कोई भी पूरी कंपनी में एक भी एम्प्लॉय ऐसे नहीं है जिसको सारे लॉस का ज्ञान है, ठीक है, या एटलीस्ट आप लोगों के इतना ज्ञान तो किसी भी लॉ का किसी भी एम्प्लॉय को नहीं होता है। तो द परफेक्ट पर्सन हु हैज द नॉलेज अबाउट कंपनी इज द कंपनी सेक्रेटरी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर उनको लॉस का ज्ञान है इसका मतलब उनको कंप्लायंसेस का भी ज्ञान होगा। तो ये कंप्लायंसेस करवा के लेने के लिए, देखो कंपनी सेक्रेटरीज कंप्लायंस फॉर्म भरना, ये एक बार आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, थोड़ा यानी CS बनने के बाद, ठीक है, आप लोगों ने CS बनने के बाद जॉब करना शुरू किया, जॉब करने के बाद आपको इनिशियली सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन एक समय आता है कि जिसमें आपको काम करने नहीं है, करवा के लेने हैं। तो जब आप उस पोजीशन पे बैठते हो, जब आपको काम करवा के लेने होते हैं, तो आपने आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कंप्लायंस मैनेजमेंट का 40 नंबर का सिलेबस बताएगा। तो 40 नंबर का जो सिलेबस है वो आपके फ्यूचर के लिए ऐसे समझ लो, ठीक है। समझो आप लीगल डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हो, तो लीगल डिपार्टमेंट के हेड बनने के बाद, ठीक है, किसी भी एंटिटी के, बिजनेस एंटिटी के कंप्लायंसेस आपने कैसे करवा के लेने हैं, ठीक है, ये आप सीखोगे, ठीक है। चलो ये तो ओवरव्यू दे दिया। अब दूसरा पार्ट है सेक्रेटरियल ऑडिट। तो सेक्रेटरियल ऑडिट का देखो, अब हर एक कंपनी में कंप्लायंस का सिस्टम होता ही है, आप लोग ही बिठाते हो कंपनी कंप्लायंस का सिस्टम। तो कंप्लायंस का सिस्टम फिट करने के बाद उसमें फ्लॉज तो होते ही होंगे, बिल्कुल, ऐसे नहीं कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ है, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ कंप्लायंसेस रह जाते हैं, ठीक है, कुछ कंप्लायंसेस पता ही नहीं होते, यार ये भी तो कंप्लायंस करना था अपने को। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता चल सकती हैं, तो उसके लिए होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। तो सेक्रेटरियल ऑडिट इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले कंप्लायंस आपने कंपनी में फिट कर दिया, लेकिन ये सही फिट हुआ है या नहीं, कंप्लायंस का एक सिस्टम बनाया,
वो सही सिस्टम बना है या नहीं, उसके लिए चेकिंग होना जरूरी है, तो उसके लिए ऑडिट होता है। ठीक है सर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंप्लायंस मैनेजमेंट इज नेसेसरी और दिस टॉपिक इज फ्रेम्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन जॉब एंड दिस टॉपिक इज फ्रेम्ड फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस, यस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। तो जनरली कंपनियां ऑडिट जो करवा के लेती है वो थर्ड पार्टी से ही करवा के लेती है, एक्सटर्नल पर्सनल से करवा के लेती है, दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज से करवा के लेती है। ओके तो 40 नंबर जॉब वाले कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, 60 नंबर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। सेक्रेटरी ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स है क्या, ठीक है, ऑडिट के सेक्रेटरी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स है क्या, ठीक है, सो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलो लेकिन एज ए स्टूडेंट आज हमें पता नहीं कि हम आगे जाके जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, शायद दोनों भी करने की नौबत आ सकती है, ठीक है। अब नौबत कहने के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो इसके लिए पूरा 100 नंबर का अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 40 नंबर की सिलेबस से, जिसका नाम है कंप्लायंस मैनेजमेंट, ठीक है। एज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट सजेस्ट, ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है, कि जो आपके बिजनेसेस के लिए कंप्लायंसेस अप्लीकेबल है वो कंप्लायंस के लिए स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम किया जाएगा, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसमें से सबसे पहले चैप्टर 1 बेसिक चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जो बात करेगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में। अब पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, सर ठीक है, पहले तो ये जो हमारा अपने कंप्लायंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट शुरू किया इसमें कितने टॉपिक है, पहला सवाल ये आता है। दूसरा, सर क्या आप मॉड्यूल कवर करोगे या नहीं। तीसरा सवाल आता है, सर आप जितना क्लास में पढ़ाते हो क्या वो सफिशिएंट होगा। चौथा सवाल आता है, सर कोई रेफरेंस बुक रेफर करने की जरूरत है क्या। पांचवा सवाल आता है, सर आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करवाते हो क्या। छठवां सवाल आता है, सर आप टेस्ट सीरीज करवाते हो क्या, ठीक है। पहला लेक्चर है, इसलिए पहले लेक्चर में सारे सवालों के जवाब, ठीक है, आपके दे देता हूं, यानी सेपरेटली आपको। जनरली सीएस प्रोफेशन में आने के बाद बच्चे क्वेरीज कम पूछते हैं, समझदार बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में इतनी मेहनत की है, सीएस प्रोफेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ती है, तो हमारा रोल बहुत कम हो जाता है आपकी सक्सेस में, ठीक है। हम वी एक्ट जस्ट लाइक ए गाइड, ठीक है। हाँ, तो बच्चे क्वेरीज कम पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वेरी आने से पहले ही हम हर एक चीज बता दें, ठीक है, आपको फिर से पूछने की मेहनत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो पहले तो कंप्लायंस मैनेजमेंट जो 40 नंबर का सब्जेक्ट है अपना, उसमें कितने टॉपिक्स है इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं। चलो देखो कौन कौन से सब्जेक्ट से एक बार डिस्कस, कौन से टॉपिक एक बार बता दें। पहला टॉपिक कंप्लायंस फ्रेमवर्क का है, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंसेस क्या क्या एप्लीकेबल है अलग अलग कंपनियों के लिए, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है जिनके तहत उनको कंप्लायंस करना पड़ेगा, वो चैप्टर नंबर 2 में बताया। चैप्टर नंबर 1 में बताया कि कंप्लायंस, चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क जिससे हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक में आपको ये बताया गया है कि किसी भी एंटिटी में कंप्लायंस के लिए कैसे फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ठीक है, कैसे तैयार, यानी कंप्लायंस का डिपार्टमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। कंप्लायंस के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं, उसका फ्रेमवर्क कैसे किया जाता है, ये आपको पहले टॉपिक में बताया। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट जरूर होता है, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेल्स करने के लिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, वैसे कंप्लायंस के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ, कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है, लीगल डिपार्टमेंट जो है, वो तो कुछ कंप्लायंसेस करता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए कोई ना कोई कंप्लायंस एप्लीकेबल हो सकता है। तो हर एक डिपार्टमेंट से कंप्लायंस कैसे करवा के लिया जाए, उसका रिपोर्टिंग किसको किया जाए, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखा जाए, ठीक है। ये सारी चीजें पहले टॉपिक में। इनफैक्ट पहला टॉपिक जो है सबसे महत्वपूर्ण मैं ये कहूंगा, क्योंकि पहला टॉपिक, ठीक है, ये आपको बताता है कि किसी भी एंटिटी में कंप्लायंस का सिस्टम कैसे तैयार करना है, ठीक है। ये पहले टॉपिक में सीखोगे। दूसरे टॉपिक में आप सीखोगे कि कौन कौन से कंप्लायंसेस आपको करने हैं। तीसरे टॉपिक में इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है, कंप्लायंसेस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कल जाके कोई बोले आपने कंप्लायंस नहीं किया है, कंप्लायंस लेट किया, तो उसके लिए आपके या कंप्लायंस किया भी है या नहीं, इसके लिए आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है।
सो और आजकल तो सारे ई कंप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंसेस है, तो ई कंप्लायंस के लिए अगर कोई फाइल वाइल डिलीट हो गई तो क्या प्रूफ रहेगा आपके पास, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन के कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स क्यों है, ये सारी चीजें आप टॉपिक नंबर 3 में पढ़ोगे। उसके बाद सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट्स, ठीक है। सो यानी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंपनी के कोई कंप्लायंसेस के आपको अगर किसी थर्ड पार्टी को या आप ही को किसी और के, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कंप्लायंसेस के, कि समझो फॉर एग्जांपल सीआर में आपने पढ़ा है कि किसी भी कंपनी को टेक ओवर करना है, तो टेक ओवर करने से पहले वो कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करवाना जरूरी होता है। ड्यू डिलिजेंस करवाने की प्रक्रिया में आपको ये चेक करना है कि उन्होंने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस किए या नहीं। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कहाँ से जाके हम चेक करें कि उन्होंने कंप्लायंस किए या नहीं, तो अलग अलग कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, जो हमें उस एंटिटी के कंप्लायंसेस के रिपोर्ट्स दे सकती है, उसके बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, जिसको हम सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट कहते हैं। देन केवाईसी, ठीक है, के बारे में चैप्टर नंबर 5 है। साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में चैप्टर नंबर 6 है। एंड सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, कंपनी सेक्रेटरी का अलग अलग सेगमेंट्स में क्या रोल है, ठीक है, ये आप चैप्टर नंबर 7, यानी पूरी कंप्लायंस की प्रक्रिया में कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, ये आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। तो मित्रों, ठीक है, ये पहले 7 रादर पहला जो पार्ट है अपना कंप्लायंस मैनेजमेंट का, इसमें केवल ये 7 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान है, 40 नंबर के लिए परवडेबल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद का जो 60 नंबर का सिलेबस है, अभी इसके बारे में हालांकि हम फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट बेसिकली ऑडिट के बारे में डील करता है, ठीक है। अगर उसके बारे में हमने बताया तो कम से कम इंक्लूडिंग ड्यू डिलिजेंस 20 टोटल चैप्टर्स हैं, 20 में से 7 तो पहले के हो गए, यानी 13 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, 13 चैप्टर्स यानी अप्रोक्सीमेटली डबल, ठीक है। पहले 40 नंबर के लिए केवल 7 टॉपिक पढ़ोगे, 40 नंबर के लिए कितने टॉपिक? 7, और यहाँ पे 13 टॉपिक्स पढ़ोगे 60 नंबर के लिए, यानी मार्क्स डबल नहीं हुए लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स डबल हो गए। यानी मैंने पहले ही बताया कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट पहले वाला है, 40 नंबर वाला पार्ट, जहां पे केवल 7 टॉपिक्स हैं और वो भी 40 नंबर के लिए आता है, ठीक है। चलो, सो पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया आपको कि सर, ठीक है, कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सर क्या हम मॉड्यूल कवर करेंगे क्या, दूसरा क्वेश्चन, या फिर आप क्लास के नोट्स देंगे और आप मॉड्यूल स्किप करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक मॉड्यूल की लाइन बाय लाइन हर एक चीज हम क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो मॉड्यूल आपको सेपरेटली बाद में रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा मॉड्यूल आपका मेरे साथ ही कवर हो जाएगा, ओके। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। तीसरी चीज, तीसरा क्वेश्चन था, सर मॉड्यूल के अलावा और कोई रेफर या अपने क्लास के डिस्कशन के अलावा और कुछ रेफर करने की जरूरत है क्या? कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली फॉर दिस सब्जेक्ट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेफर एनीथिंग। जितना क्लास में डिस्कशन होगा, ठीक है, जो क्लास की नोट्स है दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि उसमें पूरा मॉड्यूल कवर कर लिया है, ठीक है। फोर्थ, सर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करवाएंगे क्या? हर एक चैप्टर के बाद, ठीक है, उस चैप्टर पे जो जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आए उसका डिस्कशन होने वाला है, तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी आपके यहीं पे कवर होने वाले हैं। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेटली मेहनत लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। सो ये सारी क्वेरीज, उसके बाद टेस्ट होगी क्या? यस, हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर टेस्ट लेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट दी जाएगी। अब कुछ बच्चे ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, तो जो लाइव देख रहे हैं उनकी तो यहाँ टेस्ट होगी, रिकॉर्डेड वाले आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कीजिएगा, ठीक है। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उसमें से एक नंबर 136 वाला शायद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो चलो 8888136555 वाला नंबर, ठीक है, मेरा है, जिस पे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको टेस्ट पेपर सेंड करूंगा, आप टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर्स मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपका आपके यानी आंसर लिखने की टेक्निक में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए बता दूंगा, ठीक है। चलो, सो आई होप पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, कैसे हम डील करने वाले, क्या हम कवर करने वाले हैं, ओके। और एक चीज कि हम एकदम आराम से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ऐसे नहीं है कि बाबा फटाफट लेक्चर सिलेबस खत्म किया और सब्जेक्ट कंप्लीट किया, ऐसे नहीं, एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है, समझोगे तो आराम से लिख पाओगे, ठीक है। चलो फाइन, सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज है तो आप अभी पूछ लीजिएगा, नहीं तो बाद में भी आपने मुझे क्वेरीज पूछी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो पहले टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे कंप्लायंस मैनेजमेंट के। पहला टॉपिक है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो जो कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं वो कंप्लायंस करवाने के लिए किस प्रकार का सिस्टम बिठाया जाता है, ठीक है, कैसे मैकेनिज्म फिट किया जाता है, ठीक है, ओके।
जैसे लाइफ में अगर आप कोई चीज प्लान करके करते हो तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे बचपन में 10th स्टैंडर्ड आपने 10वीं की पढ़ाई, अगर आपने 10th की एग्जामिनेशन दी है, ठीक है, सो सर ऑफ कोर्स दी है, नहीं ऐसा क्यों कहते हो सर, हम 10th की एग्जामिनेशन देके तो आ गया है, नहीं, बहुत सारे बच्चे भी कोविड वाले जो है ना वो धक्के मार के भी पास हो चुके हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, तो इसके लिए मैंने कंफर्म करवाया, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो देखो आप एग्जामिनेशन के लिए आप प्लान करते हो कि हाँ मैंने, यानी आप पहले टाइम टेबल बनाते हो, एग्जामिनेशन से पहले टाइम टेबल बनाते हो, इतने दिनों में ये पढ़ाई करनी है, कंप्लीट करनी है, और प्लान करके अगर आप कोई चीज़ करते हो ना तो चीज़ करने में मजा आता है और अच्छे से हो भी जाती है। अनप्लान करोगे तो बहुत सारी चीजें रह जाती है ना। ओके, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लॉज एप्लीकेबल होता है, कई सारे कंप्लायंसेस भी एप्लीकेबल होते हैं, तो ये कंप्लायंसेस के लिए अच्छा सा प्लान होना जरूरी है, ठीक है। सो कोई सिस्टम बिठाना जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर रास्ते में भी देखे, अगर सिग्नल नहीं होते इंडिया में, खास करके सिग्नल नहीं होते, ठीक है, मामू नहीं होते सिग्नल पे, तो कोई ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करता, ट्रैफिक जाम होता, वाट लग जाती। वैसे ही बहुत सारी कंपनियों का होता है, कंप्लायंस के लिए भाव ही नहीं देते। कंपनी के डायरेक्टर्स बोलते हैं कंप्लायंस से थोड़ी ना कोई पैसा आता है, हाँ गुड्स बना के बेच के पैसा आता है, सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, गुड्स बनाने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ध्यान देंगे, हाँ ठीक है, वहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह भरना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है, तो टैक्स पे भी ध्यान देंगे, लेकिन बाकी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। क्यों? अरे क्या है, उससे थोड़ी ना पैसा आने वाला है, हाँ थोड़ी ना कोई ऑब्लिगेशन है, तो ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में पता चलता है नहीं पूरी बैंड बच गई है, ठीक है। सो इसलिए कंप्लायंस का एक अच्छा सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टर्स अपना बिजनेस करने में बिजी होते हैं, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, दे आर बिजी इन डूइंग द बिजनेस, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस व्हिच आर नेसेसरी, एसेंशियल है भाई। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत एसेंशियल है, खाना खाना तो एसेंशियल है ही, इसलिए हम खाते ही है, बिना खाए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक्सरसाइज करना उससे भी ज्यादा एसेंशियल है, ये हम जानते हैं लेकिन हम करते नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। कंप्लायंस बिल्कुल एक्सरसाइज जैसे है, everyone knows that it is essential but people neglect, but there are certain people who systematically follow that routine, diet follow करेंगे, जिम का शेड्यूल फॉलो करेंगे, नहीं तो कम से कम घर बैठे बैठे तो एक्सरसाइज कर ही लेंगे, ठीक है। सो ऐसे भी लोग होते हैं, तो कंप्लायंस का काम बिल्कुल एक्सरसाइज के काम जैसे हम उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलो सो मित्रों, पहले टॉपिक में आपको यही पढ़ाया जाता है कि बाबा आपने आपका कंप्लायंस का शेड्यूल कैसे बनाना है, ठीक है, कंप्लायंस के लिए डिपार्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या सिस्टम फॉलो करनी चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारा अपनी कंप्लायंस फ्रेमवर्क के टॉपिक में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो कोई भी कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी जब बनाती है, कोई भी बिजनेस चलाने की आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो स्ट्रेटेजी में ये कंप्लायंस की स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। जैसे सेल की स्ट्रेटेजी बनाते हो, प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी बनाते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बनाते हो, ओके, सो कस्टमर का ग्रीवेंस मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाते हो, वैसे एक स्ट्रेटेजी बनाई है, किसके लिए बनाई है? कंप्लायंसेस के लिए बनाई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज द स्कोप एंड इंप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये चीज समझनी जरूरी है कि अपने बिजनेस के लिए, अपने कंपनी के लिए अलग अलग रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, अलग अलग लॉज एप्लीकेबल है, और वो लॉ के तहत हमें कंप्लायंस करना जरूरी है, ठीक है। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्लायंस की जिम्मेदारी लेते हैं क्या? ऑफ कोर्स जिम्मेदार वही होते हैं। समझो कोई कंप्लायंस नहीं हुआ, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस नहीं हुआ, ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग तो ली लेकिन मिनट्स ही नहीं बनी, ठीक है, ये मिनट्स का कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, मिनट्स बुक मेंटेन नहीं किया, या एनुअल ऑडिट तो करवाया बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, एनुअल रिपोर्ट भी तैयार करवाया, लेकिन एनुअल रिपोर्ट आरओसी को फाइल ही नहीं किया, तो ये फाइल करने की जिम्मेदारी क्या शेयर होल्डर्स की है क्या? शेयर होल्डर तो मीटिंग में बोलेंगे भाई नोटिस आया है, ठीक है, सो आरओसी से नोटिस आया है, डायरेक्टर्स कंप्लायंस क्यों नहीं किया आपने, व्हाट इज द रीजन? तो शेयर होल्डर्स आर नॉट बाउंड टू डू द कंप्लायंस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं भाई हमें क्या पता था ये करना है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना भाई साहब, हमें क्या पता था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलना अलाउड नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दो उनको पता नहीं होगा कोई चीज के बारे में, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रोफेशनल को अपॉइंट करो जिसको ये सारी चीजें पता हो, वो आपका कंप्लायंस करवाए, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। सो हेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, इसलिए कई सारे एक्ट्स में भी बताया है कि ये कंपनी, इसका टर्नओवर अगर इतने से ज्यादा है, आपकी कंपनीज एक्ट में ही बताया है कि उसको अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी बन जाता है। क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लोग गधे हो, आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस पता नहीं होते हैं, तो कम से कम कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करो, ठीक है, और उनसे कंप्लायंसेस करवा के लो, ठीक है। सो इसलिए कहा कि
कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का इंटीग्रल पार्ट कंप्लायंस विथ वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के सारे कंप्लायंसेस करवा के लेने हैं। दे मस्ट एस्टेब्लिश ए कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अब ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू एस्टेब्लिश अ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए एंटिटी के अंदर सिस्टम कैसे बिठाया जाए, डिपार्टमेंट कैसे बिठाया जाए, प्रोसेस कैसे बिठाई जाए, यही इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। ओके, they must establish a compliance management system as a supporting system of risk management system as it reduces compliance risk to a greater extent. Okay, चलो, so ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। so इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, लिख भी लीजिएगा, याद भी रखिएगा, बहुत सारी चीजें लिखवा के भी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हर एक कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है कंप्लायंस मैनेजमेंट। दूसरा, कंप्लायंस करना ये जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, कोई भी लॉ हो, रेगुलेशन हो, रूल्स हो, उसका कंप्लायंस करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। तीसरी चीज, ठीक है, अगर आप कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बिठाओगे, ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है, थर्ड लाइन में क्या बताया, अगर आप कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बिठाओगे तो उसका एडवांटेज है कि आपके बिजनेस चलाने का रिस्क कम हो जाएगा, बिजनेस रिस्क कम हो जाएगा। सर कैसे, किस चीज का रिस्क है, अब सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं करती है, एजीएम हो गया, सब हो गया और एनुअल रिपोर्ट नहीं फाइल किया, ठीक है, सो क्या होगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एक्टिंग एज डायरेक्टर्स। तो समझो आपने कंप्लायंस नहीं किए तो सिंपल सा डिस्क्वालिफिकेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दो, बाहर निकल जाओ, यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेंसफोर्थ, ठीक है, आपको बोर्ड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब सिंपल सी चीज थी, एनुअल रिटर्न फाइल करने थे, सब कुछ तो कर लिया, आपने ऑडिट कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज कर लिए, पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, बोर्ड मीटिंग ली, आपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग ली, उनके सामने आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे हैं, बस वो आरओसी को फाइल करने थे, इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने फाइल नहीं कर सके और उसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड। इतने होनहार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से समझो नारायण मूर्ति या मुकेश अंबानी जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर आप डिस्क्वालीफाई करते हैं ओनली फॉर द रीजन दैट एनुअल रिपोर्ट नहीं फाइल किया, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, ठीक है, तो सोचो कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत, और समझो अगर मुकेश अंबानी से डिस्क्वालीफाई होते तो समझ लो कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। इफ मुकेश अंबानी बिकम्स डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो कंपनी की शेयर प्राइस धड़ाम धुड़म गिर जाएगी मित्रों, एक दिन में लोअर सर्किट पे शेयर आ जाएगा, ठीक है, लाखों करोड़ों का नुकसान एक दिन में हो सकता है, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट ने भले आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाई, सिर्फ डिस्क्वालीफाई करवा दिया, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू, उसमें आपका मॉनेटरी लॉस कितना होगा सोच लो। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कंप्लायंस न होने का। तो अगर आपको ऐसे ही मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। सो एक दिन में अगर 100 रुपए से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्राइस कम हो जाती है, एक दिन में 100 रुपए से भी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्राइस कम हो जाती है ना, तो 1 लाख करोड़ से कम 50,000 से लेके 1 लाख करोड़ के बीच में इतने से इनका मार्केट कैप नीचे आ जाएगा। मिनिमम 50,000 करोड़ से एक दिन में इनका मार्केट कैप कम हो जाएगा, 50,000 करोड़ का एक दिन में लॉस होगा। कितना बड़ा लॉस है, ठीक है, कोई भी पेनल्टी इतनी इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। तो मित्रों यही है, तो यहाँ पे हर एक बिजनेस को हर एक कंप्लायंस न करने के वजह से क्या रिस्क हो सकती है एंटिसिपेट करनी है, और बाद में वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बिठाना है, और ये जिम्मेदारी डियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप ही की है, ठीक है। चलो, सो 3 पॉइंट्स बताए। पहला, कंप्लायंस मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। दूसरा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, टू डेवलप ए कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द, ठीक है, रिस्क रिलेटेड ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कंप्लायंस रिस्क ऑफ द बिजनेस। कंप्लायंस न करने की वजह से जो रिस्क आएगी, वो रिस्क अगर आपको रिड्यूस करनी है तो आपके पास कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, टू एंश्योर एन इफेक्टिव अप्रोच टू कंप्लायंस, द पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्लायंस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इंप्लाइड है। तो सर ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद, ऊपर के 3 पॉइंट्स पढ़ने के बाद हमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट समझ में आ गया।
कंप्लायंस का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया, ठीक है। क्या महत्व है? अब बहुत सारी बच्चे फिर मुझे पूछ, यानी सीएस कोर्स करते वक्त पहली लेवल पे तो पूछ ही लेते हैं, सर सीएस करने के बाद जॉब मिलेगी क्या? अब देखो ये सब्जेक्ट ही आपको बताएगा कि आपकी जॉब की अहमियत कितनी है भाई साहब। अगर एक कंप्लायंस भी छूट जाता है तो इसके इतने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है, और ये कॉन्सिक्वेंस आप पढ़ चुके हो, ठीक है, मैं अलग से कुछ बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, यू हैव स्टडी दिस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी कंपनी झेल नहीं पाएगी। आप मुकेश अंबानी जिनके पास मैक्सिमम शेयर्स है, अगर उसी को आप डिस्क्वालीफाई करवा दोगे भाई साहब, ठीक है, सो फिर तो गड़बड़ी होनी है। ये लॉस न मुकेश अंबानी को परवड़ेगा, ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को परवड़ेगा, ना इनको शेयर होल्डर्स को परवड़ेगा। तो इसके लिए ये सब करने के बदले दे विल अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, रादर दे आर हैविंग अ वेरी बिग टीम ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज विद देम, ठीक है। सो उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही है, ये सारी चीजें संभालने का काम करता है। ओके, टू एंश्योर एन इफेक्टिव अप्रोच टू कंप्लायंस, द पार्टिसिपेशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी मच एसेंशियल। यानी ये क्या है? तो अगर ये इतना जिम्मेदारी वाला काम है तो क्या सीनियर मैनेजमेंट ने कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बिठाने के लिए मेहनत लेनी चाहिए या नहीं? यस, ठीक है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। एंड ईच एंड एवरी मैनेजरल पर्सनल शैल पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द सिस्टम ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो ये सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल नहीं है कि कंप्लायंस मैनेजमेंट की सिस्टम बिठाए, ही एक्ट एज ए गाइड, बट कंप्लायंस मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। और ये हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको उनके जो कंप्लायंसेस है वो सारे कंप्लायंसेस वो टाइमली करते जाए। Okay, a compliance management system manages the entire compliance process. ओके, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है, ये सारे मैनेज करने का रोल, जिम्मेदारी कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम की है। तो एग्जैक्टली कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है? 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला, इसमें कंप्लायंस प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके बाद उस प्रोग्राम के तहत जो जो कंप्लायंसेस किए हैं उसका रिपोर्टिंग करना है, ठीक है, और रिपोर्टिंग करने के बाद रूटीन ऑडिट किया जाता है, जो जो कंप्लायंसेस आपने किए उनका ऑडिट होता है। तो ये 3 बेसिक स्टेप होती है मित्रों, किसी भी कंपनी के कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम में 3 बेसिक स्टेप होती है। सबसे पहले कंप्लायंस का हर एक कंपनी अपने जितने भी कंप्लायंसेस है उसका एक प्रोग्राम बनाती है। सर वो कंप्लायंस प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। कंप्लायंस प्रोग्राम में जैसे जैसे स्टेप्स बताइए वो फॉलो करके आपको कंप्लायंसेस करने हैं। आपने जो भी कंप्लायंसेस किए हैं इसका किसी न किसी को तो रिपोर्टिंग करना चाहिए कि हाँ ये कंप्लायंसेस हमारे लिए एप्लीकेबल है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट होता है टैक्स डिपार्टमेंट, हर एक बिजनेस में टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब टैक्सेस में भी 2 टाइप, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स। बड़ी कंपनी होगी तो इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट अलग होगा। अब डायरेक्ट टैक्स में कई सारे कंप्लायंसेस है, जैसे टीडीएस काटना है, गवर्नमेंट को पे करना है, टीडीएस के रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करने हैं। टीसीएस एप्लीकेबल होगा तो टीसीएस का भी सेम है, कलेक्ट करके पे करना है, ठीक है। इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस है, एम्प्लॉय की सैलरी है तो फॉर्म 16 देना है, उनका टीडीएस काटना है, ठीक है। सो देन अगर फॉरेन कंट्रीज के साथ कुछ एग्रीमेंट सेंटर किए तो उनके टैक्स टीटीज देखना है। तो फेमा के कंप्लायंसेस होंगे, ठीक है, समझो फेमा की कंप्लायंस आपका टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देखता, ठीक है, कोई और डिपार्टमेंट। तो ये जो टैक्स डिपार्टमेंट है इनके लिए जो जो डायरेक्ट टैक्स के कंप्लायंसेस है ये टाइम पे कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर कौन कंट्रोल रखेगा? तो पहले उनको प्रोग्राम बना के दिया जाएगा, भाई डियर डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए ये कंप्लायंसेस है, ठीक है। सो उसके लिए प्रोग्राम बना के दिया जाएगा कि ये कंप्लायंसेस आपने करने हैं, इसका ड्यू डेट ये है, मंथली क्वार्टरली जो भी है, ठीक है। तो अब ये एक बार उनको प्रोग्राम बना के दिया तो उस प्रोग्राम के मुताबिक वो कंप्लायंस करते जाएंगे। लेकिन वो जो कंप्लायंस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं, ये किसको रिपोर्ट करेंगे? इसके लिए एक दूसरा पार्ट होता है कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है कंप्लायंस रिपोर्टिंग। तो कंप्लायंस प्रोग्राम बना के दिया, जैसे मैंने आपको शेड्यूल बना के दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो आप, ठीक है, मैंने शेड्यूल बनाया और बाद में मेरी जिम्मेदारी खत्म, ठीक है। शेड्यूल कैसे फॉलो करना है वो आप देख लो। अगर आप समझो 1 दिन फॉलो किए, 2 दिन, उसके बाद आपने किया ही नहीं, तो आपके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए, इसका रिपोर्टिंग जरूरी है। तो सिर्फ प्रोग्राम बना के बात नहीं चलती, प्रोग्राम के बाद रिपोर्टिंग भी होना जरूरी है कि कितने कंप्लायंसेस हुए, किस प्रकार से हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, क्या रीजन है, तो इसलिए रिपोर्टिंग जरूरी है। और आखिरी है कंप्लायंस ऑडिट। बहुत बार हम कंप्लायंसेस कर तो लेते हैं लेकिन कुछ चीजें छूट जाती है, तो हमने जो किया है वो गलत किया है या उसमें कुछ करना रह गया है, तो ये कहां से पता चलेगा? इसलिए अगर कोई थर्ड पार्टी आती है, थर्ड पार्टी आके हमारा चेकिंग करती है, ऑडिट करती है, हमारे कंप्लायंसेस जो जो किए हैं हमने उसका अगर ऑडिट करती है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हमारे कंप्लायंसेस में क्या गड़बड़ी रह गई है। तो किसी भी एंटिटी के कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 हिस्से होता है, कंप्लायंस प्रोग्राम,
कंप्लायंस रिपोर्टिंग और कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है। सो ये टॉपिक में हमें तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। द कंप्लायंस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ policies and procedures which guide in adherence to the applicable laws and regulations where the compliance audit is an independent testing of level of compliance। अब ये तीनों के बारे में मैंने समरी में तो बता ही दिया कि कंप्लायंस प्रोग्राम क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, आगे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो फाइन। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सो कंप्लायंस के बारे में आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आज का लेक्चर हम थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है। मैं बस पहला लेक्चर में आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था कि क्या है सब्जेक्ट में, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पहला टॉपिक क्या है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का आपका, इसके बारे में मैंने ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में डिस्कशन अपना शुरू होगा, ठीक है। सो जानने से पहले कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में एक रिविजन। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क यानी क्या है, ठीक है। किसी भी एंटिटी में, ये टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, किसी भी एंटिटी में कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे फिट करना है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। सो पहले तो कंप्लायंस करना किसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कंप्लायंस तो आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का इंटीग्रल पार्ट है। कंप्लायंस करना ये जिम्मेदारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लायंसेस, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर एक कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना जरूरी है। कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते वक्त एंटिटी के सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, ठीक है। फोर्थ यानी दो, द हेड ऑफ दिस कंप्लायंस डिपार्टमेंट विल बी कंपनी सेक्रेटरी, बट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज एसेंशियल। देन फोर्थ, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है, तीन अहम चीजें आती हैं। पहला कंप्लायंस प्रोग्राम फ्रेम करना, उसके बाद कंप्लायंस का रिपोर्टिंग करना, और तीसरा कंप्लायंसेस का ऑडिट करना, ठीक है। सर कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, देयर इज रिस्क एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी कंप्लायंस। तो आपको पहले ये रिस्क के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर ये कंप्लायंस नहीं करोगे तो व्हाट आर द वेरियस रिस्क दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फेस, ठीक है। इफ यू डोंट कैरी आउट द कंप्लायंसेस, व्हाट आर द वेरियस रिस्क दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फेस फॉर नॉन कंप्लायंस, तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और रिस्क मिनिमाइज करने के लिए बढ़िया सा कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बिठाया जाएगा, ठीक है। सो अगले लेक्चर में अपन कंप्लायंस फ्रेमवर्क के और डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। हैव ए नाइस डे।